नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ जुड़े रहें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का मोटिवेशन है, सपना सरकारी नौकरी का है तो रास्ता भी संघर्ष वाला होगा, लेकिन यकीन मानो मेहनत का हर बार रंग जरूर लाएगा। दोस्तों, आज की क्लास में पॉलिटिकल साइंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जिसमें 2 क्लास हो चुकी हैं पहले, आज तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ये प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए टॉप क्वेश्चन है जो आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। रंग भेद का संबंध किस देश से है? इटली से, दक्षिणी अफ्रीका से, फ्रांस से, भारत से? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका से। रंग भेद की नीति है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। जो रंग भेद है वो दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। सामाजिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव एवं रंग भेद की समस्या पूरे विश्व में पाई जाती है, किंतु रंग भेद अर्थात गोरे काले का भेदभाव दक्षिणी अफ्रीका की मुख्य समस्या रही है। जो रंग भेद की नीति है, जातिगत भेदभाव है, सामाजिक भेदभाव है, ये प्राय पूरे विश्व में पाई जाती है लगभग। लेकिन रंग भेद की नीति है जो काले गोरे की भेदभाव की, ये दक्षिण अफ्रीका की मुख्य समस्या रही है। महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आंदोलन का प्रारंभ किया था। सत्याग्रह आंदोलन भी चलाया था महात्मा गांधी ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आपका अगला सवाल है, मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा के बारे में सही तथ्य कौन सा है? यह दस्तावेज बिल्कुल अंग्रेजी मैग्ना कार्टा और अमेरिकी अधिकारों के बिल की प्रति है। इसे 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद द्वारा अपनाया गया था। इसे 10 दिसंबर 1948 को फ्रांस में उद्घोषित किया गया। एलेनोर रूजवेल्ट ने यूडीएचआर मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। डी है वो सही है कि एलेनोर रूजवेल्ट ने यूडीएचआर मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। मानवाधिकारों पर सार्वभौम घोषणा को 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपने तृतीय वार्षिक अधिवेशन फ्रांस में स्वीकार किया गया था। जो तृतीय वार्षिक अधिवेशन हुआ था फ्रांस में 10 दिसंबर 1948 को, तो महासभा ने इसको स्वीकार किया था सार्वभौमिक मताधिकार को। इस घोषणा पत्र में कुल 30 अनुच्छेद थे। कुल कितने अनुच्छेद थे? 30 अनुच्छेद थे इस घोषणा पत्र में। तो मानवाधिकार का आशय ऐसे अधिकार से है जो व्यक्ति में सर्वांगीण विकास हेतु अनिवार्य होते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं, इन्हें राज्य द्वारा छीना नहीं जा सकता है। एलेनोर रूजवेल्ट ने यूडीएचआर मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। आपका अगला सवाल है, किस वर्ष में नेपाल राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया? 2007 में, 2008 में, 2006 में, 2009 में? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 2008 में। 2008 में नेपाल राजतंत्र को खत्म करके लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया था। नेपाल दक्षिणी एशिया में स्थित एक स्थलबद्ध देश है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। आधुनिक नेपाल का संस्थापक पृथ्वी नारायण शाह को माना जाता है। 1768 से लेकर के 2008 तक नेपाल में राजशाही शासन रहा था। नेपाली लोकतांत्रिक आंदोलन 2006 तक चला। अंत तत्कालीन राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह की देन ने
संविधान सभा का चुनाव कराने की घोषणा की थी। नेपाली संविधान सभा ने अपने प्रथम अधिवेशन के प्रथम दिन 28 मई 2008 को राजतंत्र को समाप्त करते हुए नेपाली संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य का गठन किया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2008। 28 मई 2008 को उन्होंने राजतंत्र को खत्म करने के बाद लोकतांत्रिक गणराज्य को अपना लिया था। आपका अगला सवाल है, वियतनाम युद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, वियतनाम युद्ध के बारे में जो कथन दे रखे हैं उनमें से पहचानना कि कौन सा कथन गलत है। गलत कथन को पहचानना है। तो आपके कथन दे रखे हैं वियतनाम युद्ध, उत्तरी वियतनाम को सोवियत संघ द्वारा मदद की गई। यह मुख्य रूप से अमेरिकी हस्तक्षेप था जिसने वियतनाम युद्ध को पड़ोसियों के बीच अन्य युद्धों से अलग कर दिया था। यह सही है दोस्तों। 1963 तक अमेरिकी दक्षिणी वियतनाम में और अधिक गहराई में शामिल हो गया। 1964 में उत्तरी वियतनाम पर पहली बमबारी की गई जो जल्द ही वियतनाम युद्ध के लिए एक नियमित विशेषता बन गई थी। ये भी सही है दोस्तों। उन्नीस के 2 भागों में होने वाले चुनाव कभी नहीं हुए। इसके बजाय युद्ध शुरू हुआ जो लगभग 20 वर्षों तक चला और अंत में कम्युनिस्ट शासन के तहत एक एकीकृत वियतनाम का निर्माण हुआ। ये भी सही है दोस्तों। 1944 के जिनेवा समझौते ने पूरे भारत, चीन, इंडो चाइना से फ्रांस के बाहर निकलने की पुष्टि की। ये गलत है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी शीत युद्ध की सही समयावधि है। शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? सही समयावधि देखनी, शीत युद्ध कब से कब तक चला था। 1945 से 1990 तक, 1930 से 1970 तक, 1980 से 2000 तक, 1950 से 1970 तक। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945 से 1990 तक शीत युद्ध चला था। शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक ऐसी स्थिति का संकेतक है जिसमें वास्तव में युद्ध नहीं हो रहा था बल्कि युद्ध जैसे हालात होते थे, जिसमें एक छोटी सी घटना भी युद्ध का रूप धारण कर सकती है। अर्थात शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो युद्ध क्षेत्र में नहीं बल्कि मानव मस्तिष्क में लड़ा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व के समक्ष एक नई चुनौती के रूप में शीत युद्ध की उपस्थिति होती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध की उपस्थिति होती है। यह पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य विद्यमान एक वैचारिक युद्ध था। पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य यह युद्ध हो रहा था। तो शीत युद्ध की वास्तविक शुरुआत ब्रिटेन के नेता चर्चिल ने 1940 के फुलटन भाषण में की थी और इसका अंत 1991 में रूस के विघटन के द्वारा हो जाता है। आपका अगला सवाल, जुलाई 1956 में सुएज नहर पर राष्ट्रीयकरण करने के मिस्र के फैसले ने एक गंभीर संकट पैदा कर दिया जिसमें विभिन्न देशों द्वारा बल प्रयोग शामिल था। इनमें से एक देश नहीं था। वो कौन सा देश नहीं था? ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल। आपका सही जवाब हो जाएगा ईरान। ईरान था, वो सुएज नहर संकट के शामिल नहीं था। तो सुएज नहर मिस्र में स्थित एक कृत्रिम समुद्र स्थलीय जल मार्ग है। इस नहर का निर्माण 1859 से 1869 तक चला था। 17 नवंबर 1869 को इस नहर को औपचारिक रूप से खोला गया था। यह नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। जो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है, जिसकी लंबाई 193 किलोमीटर है। सुएज नहर की लंबाई 193 किलोमीटर है। इस नहर के निर्माण से लेकर इसके राष्ट्रीयकरण, इस नहर का राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ था। तो इसके राष्ट्रीयकरण तक इस नहर का संचालन ब्रिटेन और फ्रांस का एक संयुक्त उपक्रम करता था। ब्रिटेन और फ्रांस का उपक्रम करता था।
जब 1956 में मिस्र का ब्रिटेन और फ्रांस के साथ कुछ राजनीतिक तनाव बढ़ गया तो मिस्र के तत्कालीन राष्ट्रपति जो नासिर थे राष्ट्रपति ने इस नहर का संचालन करने वाली कंपनी का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसके विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल ने मिलकर मिस्र पर आक्रमण कर दिया। अतः यह सुएज नहर संकट है। आपका अगला सवाल है, केन सारोबीवा ने किस वर्ष में मूवमेंट फॉर द ओगोनी पीपल नामक राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत कर एक अहिंसक संघर्ष का नेतृत्व किया था? 1978 में, 1988 में, 1990 में, 1995 में? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 1990 में। केन सारोबीवा 1941 से 1945 तक एक नाइजीरियन लेखक और पर्यावरणीय कार्यकर्ता थे। इन्होंने मूवमेंट फॉर द अगोनी पीपल नामक एक अहिंसक, शांतिकारी और राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत 1990 में की थी और इस आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष लेगबोर्सी सारो प्यागवारा हैं। इस आंदोलन के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो लेगबोर्सी सारो प्यागवारा हैं। यह केंद्रीय नाइजीरिया डेल्ग के अगोनी लोगों का जन आधारित सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है। 1994 में इस संगठन और इसके संस्थापक को संयुक्त रूप से राइट लिवलीहुड अवार्ड दिया गया था 1994 में। आपका अगला सवाल है, पश्चिम एशिया की राजनीति और समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। दोस्तों, कथन एक दे रखा है, मोटे तौर पर इस क्षेत्र में 4 अलग अलग जाति सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, अर्थात तुर्क, फारसी, अरबी, इजरायली। तो आपका ये सही हो जाएगा दोस्तों। दूसरा है, प्राचीन सिल्क रूट जो चीन को यूरोपीय बाजारों से जोड़ता था, इस क्षेत्र से होकर गुजरता था। भारत भी इस व्यापार मार्ग से जुड़ा था। ये भी सही है दोस्तों। अतः आपके दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। 1 और 2 दोनों सही हैं। जो एशिया महाद्वीप का पश्चिमी भाग पश्चिम एशिया या मध्य पूर्व के नाम से जाना जाता है, इस क्षेत्र 8 प्रमुख समुद्रों से घिरा है। इस क्षेत्र में 4 प्रमुख जाति संस्कृति के लोग रहते हैं, जिसमें तुर्क, फारसी, अरबी और इजरायली। प्राचीन सिल्क रूट को चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। जो सिल्क रूट था उसको चीनी सभ्यता के व्यापारिक मार्ग के नाम से भी जाना जाता है। सिल्क रूट, रेशम रूट कई ऐतिहासिक मार्गों का एक समूह था। इसके द्वारा एशिया, अफ्रीका, यूरोप आपस में जुड़े हुए थे। इस मार्ग का सबसे प्रमुख भाग उत्तरी रेशम मार्ग था, जो चीन से शुरू होकर पश्चिम में पहले मध्य एशिया में और फिर यूरोप में जाता था। इसी से निकलती हुई एक शाखा भारत की ओर जाती है। इस मार्ग के माध्यम से भारत गरम मसाले, हाथी दांत, कपड़े, काली मिर्च तथा कीमती पत्थर विदेशों में भेजता है। इस रेशम मार्ग के माध्यम से भारत गरम मसाले हैं, हाथी दांत हैं, कपड़े हैं, काली मिर्च है और कीमती पत्थर हैं, इनको विदेशों तक भेजता है। आपका अगला सवाल है, सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? 1996 में, 1998 में, 1990 में, 1997 में? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 1996 में। सीटीबीटी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि एक बहुपक्षीय संधि है जो सभी प्रकार के परमाणु परीक्षणों पर पूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान लगाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने इस संधि को 10 सितंबर 1996 को स्वीकार किया था।
इस संधि पर 185 देशों ने हस्ताक्षर किए थे और 171 देशों ने इसे अपनी स्वीकृति भी प्रदान कर दी थी। अभी यह संधि लागू नहीं हो पाई है। अभी CTBT संधि लागू नहीं हो पाई है। भारत ने CTBT संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। आपका अगला सवाल है, युद्ध के बारे में निम्न के कथनों पर विचार करना है दोस्तों, और सही उत्तर का चयन करना है, कौन से सही है कौन से गलत हैं। तो आपका पहला कथन दे रखा है, युद्ध राजनीतिक हिंसा की पराकाष्ठा है जो विरोधी ताकतों को आमने सामने लाती है और सशस्त्र बलों के संतुलन के आधार पर मुद्दे को सुलझाती है। ये सही है दोस्तों कि युद्ध राजनीतिक हिंसा की पराकाष्ठा है जो विरोधी ताकतें हैं उनको आमने सामने लाती है और सशस्त्र बलों के संतुलन के आधार पर मुद्दे को सुलझाती है, आपस में सुलझाती है। ये सही है। दूसरा कथन दे रखा है कि युद्ध दो प्रकार की होती हैं, देश के बाहरी शत्रु से युद्ध और आंतरिक शत्रु जो राज्य बलों और विद्रोहियों के बीच होता है, अतः गृह युद्ध। तो ये भी सही है, युद्ध दो प्रकार की होते हैं, देश के बाहरी शत्रु के विरुद्ध और गृह युद्ध। तो आपके ए और बी दोनों कथन सही हो जाएंगे, एक और दो दोनों कथन सही हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो दोनों सही हैं। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जिन भाइयों ने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल है आपका, दक्षिणी अफ्रीका की सरकार ने किस वर्ष के बीच रंग भेद की नीति का पालन किया था? 1948 से 1989 तक, 1936 से 1972 तक, 1945 से 1975 तक, 1965 से 1992 तक। आपका सही जवाब हो जाएगा 1945 से 1975 तक। पार्थक्य नीति, रंग भेद की नीति, रंग भेद की नीति को पार्थक्य की नीति भी कहते हैं, जिसका आशय एक ऐसी नीति से है जो समाज में गोरे और काले लोगों के मध्य भेदभाव को कानूनी रूप से सही मानती है। इस नीति के अंतर्गत समाज में गोरे और काले लोगों के मध्य सभी प्रकार के संबंधों में पूर्ण पृथकता पाई जाती है, उन्हें दोयम दर्जे का समझा जाता है, काले लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पार्थक्य नीति जो रंगभेद की नीति है, जिसका पालन 1945 से 1975 के मध्य किया था। आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर का चयन कीजिए कि कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण सही है, कौन सा व्याख्या करता है। तो आपका अभिकथन दे रखा है ए कि रोजमेरी ग्रांट जैसे नारीवादी लेखकों का तर्क है कि यथार्थवादी सिद्धांत पितृसत्ता का समर्थन करता है, क्योंकि यथार्थवादियों के लिए सामाजिक व्यवस्था और राज्य को बनाए रखने के लिए पितृसत्ता आवश्यक है। अतः कथन तो सही है दोस्तों। अब कारण भी देखना है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध सिद्धांत पुरुषों को विशेषाधिकार देता है और महिलाओं को बाहर करता है, क्योंकि यह पुरुष है जो राज्य के साथ पहचाना जाता है और राज्य यथार्थवादी प्रवचन में पितृसत्तात्मक संबंधों का आधार है। अतः कारण भी सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा कथन ए और कथन कारण आर दोनों सही हैं, और ए और आर है वो ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, आपके कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन डी कि ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्मनिर्णय के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें एक संदर्भ के रूप में पाया गया था? राष्ट्रपति विल्सन के 14 बिंदु, अटलांटिक चार्टर, फॉर फ्रीडम स्पीच, तटस्थता अधिनियम 1939। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अटलांटिक चार्टर अधिनियम।
अटलांटिक चार्टर अधिनियम है वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आत्मनिर्णय के सिद्धांत के रूप में पाया जाता है। अटलांटिक चार्टर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा जारी किया गया एक संयुक्त घोषणा पत्र है। रूजवेल्ट तथा चर्चिल की यह बैठक 1941 के मध्य में यूरोप की भू राजनीतिक परिस्थितियों के आलोक में होती है। 14 अगस्त 1941 को जारी यह चार्टर यद्यपि बाध्यकारी नहीं था, फिर भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण चार्टर है। अटलांटिक चार्टर में 8 महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया था। अटलांटिक चार्टर में 8 महत्वपूर्ण बिंदु थे, उन पर उल्लेख किया गया था जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद के विश्व के बारे में रूजवेल्ट तथा चर्चिल के दृष्टिकोण को प्रकट करते हैं, जैसे मुक्त व्यापार, निशस्त्रीकरण, सामरिक सुरक्षा, आत्मनिर्णय जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया था अटलांटिक चार्टर में। आपका अगला सवाल है, आधुनिक राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट की अवधारणा की उत्पत्ति का पता निम्नलिखित में से किसने लगाया जा सकता है? वियना की संधि से, वेस्टफेलिया की संधि से, पेरिस की संधि से, बोस्ना-ब्रूक की संधि से। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, वेस्टफेलिया की संधि से। आधुनिक राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट की अवधारणा की उत्पत्ति का पता वेस्टफेलिया की संधि से लगाया जा सकता है। जो वेस्टफेलिया की संधि है वो 1648 में हुई थी, जिसके माध्यम से आधुनिक राष्ट्र राज्य की अवधारणा का उदय होता है। यह संधि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक मील का पत्थर साबित होती है, क्योंकि इसने राष्ट्रीय संप्रभुता, राष्ट्रीय स्वतंत्रता और राष्ट्रीय क्षेत्र की वकालत की थी। यह संधि 24 अक्टूबर 1948 को जर्मनी के वेस्टफेलिया क्षेत्र में हस्ताक्षरित की गई थी, हस्ताक्षरित हुई थी। इसलिए वेस्टफेलिया संधि के अवधारणा की उत्पत्ति का पता चलता है। आपका अगला सवाल है, क्लिंटन प्रशासन ने खाली जगह के परमाणु कार्यक्रमों के प्रति कैंप, फ्रीज और रोल बैक की नीति अपनाई थी। भारत, जर्मनी, चीन, जापान। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन। क्लिंटन प्रशासन ने चीन के परमाणु कार्यक्रमों के प्रति कैंप, फ्रीज और रोल बैक की नीति को अपनाया था। बिल क्लिंटन थे संयुक्त राज्य अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति थे। इनका कार्यकाल 1993 से 2001 तक था। बिल क्लिंटन प्रशासन में चीन के परमाणु कार्यक्रमों के प्रति कैंप, फ्रीज और रोल बैक की नीति को अपनाया था। आपका अगला सवाल है, मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा, भारत का योजना आयोग, नीति आयोग के द्वारा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा मानव विकास रिपोर्ट जारी की जाती है। इसका प्रकाशन संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के नाम मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय के द्वारा की जाती है। मानव विकास रिपोर्ट को पहली बार 1990 में महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे और अमर्त्य सेन भारत के अर्थशास्त्री थे। दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था। मानव विकास रिपोर्ट को पहली बार 1990 में महबूब उल हक पाकिस्तान के अर्थशास्त्री और भारत के अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया गया था। आपका अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के शास्त्रीय यथार्थवाद विश्व दृष्टि की सबसे उपयुक्त धारणा निम्नलिखित में से कौन सी है? सबसे उपयुक्त धारणा देखनी है विश्व राजनीति के
शास्त्रीय यथार्थवाद की राष्ट्रीय यथार्थवादी अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष की व्याख्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की अराजक संरचना के ढांचे के भीतर करते हैं। शास्त्रीय यथार्थवादियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की संरचना राज्य के व्यवहार एक प्रमुख निर्धारक हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सत्ता एक अंतहीन संघर्ष से प्रेरित है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में हैं। तो यह सही हो जाएगा दोस्तों, ये सही है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सत्ता एक अंतहीन संघर्ष से प्रेरित है जिसकी जड़ें मानव स्वभाव में हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद का जनक मार्गेनथाउ को माना जाता है। यथार्थवाद का जनक मार्गेनथाउ है। मार्गेनथाउ ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को मार्गेनथाउ ने शक्ति के लिए संघर्ष कहा है। इसका मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष एक सच्चाई है जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक राष्ट्र ने अपने अपने हित होते हैं, अतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष विद्यमान है। शास्त्रीय यथार्थवाद का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के मुख्यकर्ता राष्ट्र राज्य हैं और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की व्याख्या का आधार मानव स्वभाव है। मार्गेनथाउ ने अपनी प्रसिद्ध रचना पॉलिटिक्स एमॉन्ग नेशन द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस 1948 में लिखी थी। मैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद के 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने परिभाषित किया है कि सफल राज्यों में 2 प्रकार की शक्ति होती है, निरंकुश और अवसंरचनात्मक। दोनों राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करने हेतु अभिसारित होती हैं। चार्ल्स टिली, एंथोनी गिडिंस, माइकल मान, एलियास नॉरवर्ट। आपका सही जवाब हो जाएगा माइकल मान। अब संरचनात्मक और निरंकुश शब्दों का उपयोग 2 अलग अलग तरीकों से पहचान करने के लिए किया गया है, जिसमें एक सरकारी तंत्र केंद्रीकृत शक्ति प्राप्त करता है तथा इसका उपयोग करता है। माइकल मान की 2 प्रकार की राज्य शक्ति के बीच सबसे सरल अंतर यह है कि निरंकुश शक्ति समाज पर शक्ति है, जबकि निरंकुश सत्ता के लिए केवल यह आवश्यक है कि कुलीन वर्ग अपनी इच्छा को लागू कर सके। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार दिया कि युद्ध एक प्रकार से दुश्मन को हमारी इच्छा अनुसार मजबूर करने के लिए किया गया बल है? कार्ल वॉन क्लाउसविट्ज, लुई फर्डिनेंड, पी हर्ट्ज, रस्ट, एच मनक्लरर। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। कार्ल वॉन क्लाउसविट्ज ने युद्ध एक प्रकार के दुश्मन को हमारी इच्छा अनुसार मजबूर करने के लिए किया गया बल है, यह कथन कार्ल वॉन क्लाउसविट्ज ने कहा था। कार्ल वॉन क्लाउसविट्ज हैं वो जर्मनी के सेनानायक और सैन्य सिद्धांतकार थे। उन्होंने युद्ध के मनोवैज्ञानिक तथा राजनीतिक पक्ष को अधिक महत्व दिया था। ओनवार उनकी प्रसिद्ध रचना है जो उनकी मृत्यु के कारण अपूर्ण रह गई थी, यह पूरी नहीं हुई थी। ओनवार है जो मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पक्ष के अधिक महत्व देती है, जो युद्ध के राजनीतिक मनोवैज्ञानिक पक्ष हैं उन पर अधिक महत्व देती है। ओनवार जो उनकी मृत्यु के कारण पूरी नहीं हो पाई थी। उन्होंने विचार दिया था इस पुस्तक में कि युद्ध एक प्रकार से दुश्मन को हमारी इच्छा अनुसार मजबूर करने के लिए किया गया बल है। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने स्टार वॉर्स कार्यक्रम की शुरुआत की थी? जिम्मी कार्टर, रोनाल्ड रीगन, जॉर्ज डब्ल्यू बुश,
बिल क्लिंटन। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रोनाल्ड रीगन। रोनाल्ड रीगन ने स्टार वॉर्स कार्यक्रम प्रस्तावित किया था, जिसकी घोषणा 23 मार्च 1983 को की थी रोनाल्ड रीगन ने। स्ट्रेटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव स्टार वॉर्स के नाम से संभावित परमाणु हमलों के खिलाफ अमेरिकी राजनीतिक रक्षात्मक प्रणाली का प्रस्ताव रखा। एसडीआई का प्रस्ताव सबसे पहले राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने 23 मार्च 1983 को एक राष्ट्रव्यापी टेलीविजन संबोधन में दिया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस विचारक ने परमाणु नैतिकता के 5 मैक्सिम्स सूत्रों की अवधारणा दी? एम बाल्जर, जी शुल्टस, जोसेफ न्याय, जी पार्कोविच। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जोसेफ न्याय। जोसेफ न्याय ने परमाणु नैतिकता के 5 मैक्सिमस सूत्रों की अवधारणा दी थी, 5 सूत्रों की अवधारणा दी थी, जिसमें परमाणु युद्ध, परमाणु निरोध, परमाणु हथियार नियंत्रण, परमाणु निशस्त्रीकरण या परमाणु ऊर्जा से जुड़ी समस्याओं की जांच की जाती है। जोसेफ न्याय ने परमाणु नैतिकता के 5 सूत्रों की अवधारणा प्रस्तुत की। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है दोस्तों, सही कूट का चयन करना है। आप दे रखे हैं नए युद्ध, नए युद्ध हैं वो किस युद्ध के प्रकार बताए हैं। दूसरी तरफ विद्वान दे रखे हैं, कौन से विद्वान ने कौन सा प्रकार दिया है। तो नए युद्ध का प्रकार है वो मैरी कार्डोन ने दिया है। किसने दिया है? मैरी कार्डोन ने दिया है। तो ए का क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 हो जाएगा, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4 एक ही ऑप्शन में दे रखा है दोस्तों, सी वाले में। नेटवर्क युद्ध, नेटवर्क युद्ध है वो मार्क डफील्ड ने दिया था। नेटवर्क युद्ध मार्क डफील्ड ने दिया था। तो बी का 1, ए का 4, बी का 1। जोखिम हस्तांतरण युद्ध, हस्तांतरण युद्ध है वो मॉर्टेनसॉ ने दिया था। जोखिम हस्तांतरण युद्ध है वो मॉर्टेनसॉ ने दिया था। युद्ध का उदार तरीका वो एम डिलन ने दिया था, एम डिलन ने दिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 4, 1, 2, 3। अब 4, 1, 2, 3 किस में दे रखे हैं दोस्तों? ऑप्शन सी में दे रखे हैं, 4, 1, 2, 3। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 4, 1, 2, 3। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार दिया है कि परंपरागत सेना हारती है और यदि वह नहीं जीतती है तो गुरिल्ला जीतता है, यदि वह हारता नहीं है? हेनरी किसिंजर, डोनाल्ड रम्सफील्ड, विलियम कोहेन, रॉबर्ट गेट्स। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर ने कहा था कि परंपरागत सेना हारती है यदि वह यह नहीं जीतती है, गोरिल्ला जीतता है यदि वह हारता नहीं है। यह हेनरी किसिंजर ने कहा था। आपका अगला सवाल, निम्नलिखित विचारकों में से किसने साधारण सौदेबाजी और सामरिक सौदेबाजी में अंतर किया था? GLS सेकल ने, जोसेफ नोगी ने, ओरेन आर यंग ने, फ्रेड सी ईकल ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ओरेन आर यंग ने। ओरेन आर यंग ने साधारण सौदेबाजी और सामरिक सौदेबाजी में अंतर स्पष्ट किया था। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत में युद्ध का सौदेबाजी
मोल संभावित लाभ या हानि और दो अभिनेताओं के बीच युद्ध के अंतिम परिणाम की सौदेबाजी की बातचीत के रूप में प्रस्तुत करने का एक तरीका है। थॉमस सेलिंग संघर्षों को सौदेबाजी की स्थिति के रूप में औपचारिक रूप देने का एक प्रारंभिक प्रस्ताव था। ओरेन आर यंग ने साधारण सौदेबाजी और सामरिक सौदेबाजी में अंतर स्पष्ट किया था। आपका अगला सवाल, निम्नांकित में से कौन सी सूजन स्ट्रेंज के अनुसार प्राथमिक शक्ति संरचना है? सूजन स्ट्रेंज जो प्राथमिक शक्ति संरचनाएं दी थी उनमें से कौन सी है उसको बताना है दोस्तों। कि ज्ञान संरचना, वित्तीय संरचना, सुरक्षा संरचना, उत्पादन संरचना। तो सूजन स्ट्रेंज ने प्राथमिक शक्ति संरचनाएं दी थी, उनमें ज्ञान संरचना है, वित्तीय संरचना है, सुरक्षा संरचना है, उत्पादन संरचना है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी सही हैं। आपका अगला सवाल है, जिन भाइयों ने अभी तक हमारे जीके गुरु टेस्ट चैनल को लाइक नहीं किया है वो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो दोस्तों एक लाइक तो ज़रूर बनता है, प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगला सवाल है, निम्नांकित विचारकों में से कौन यह दावा करता है कि राष्ट्रीय हित के लिए एक अभिभावी चिंता अपरिहार्य आवश्यकता का विषय है और इसका वर्गीकरण न तो अच्छे या बुरे के रूप में है? माइकल डॉयल ने, जॉर्ज एफ बेकेनन ने, क्रिश्चियन रेमी स्मिथ ने, टेरी नॉर्डिन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉर्ज एफ कैनन ने। जॉर्ज एफ कैनन ने कहा था कि राष्ट्रीय हित के लिए एक अभिभावी चिंता अपरिहार्य आवश्यकता का विषय है और इसका वर्गीकरण न तो अच्छे या बुरे के रूप में है। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन विचारक धमकी का संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? स्टीफन बाल्ट, डेविड कैंपबेल, रॉबर्ट बीजे बॉकनर, जस्टिन रोजेनबर्ग। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टीफन बोल्ट। स्टीफन बोल्ट हैं वो धमकी का संतुलन सिद्धांत देते हैं। स्टीफन बोल्ट ने धमकी का संतुलन सिद्धांत दिया था। धमकी या खतरे के संतुलन सिद्धांत के अनुसार राज्यों का गठबंधन व्यवहार उस खतरे से निर्धारित होता है जो वे अन्य राज्यों से अनुभव करते हैं। स्टीफन बाल्ट का तर्क है कि राज्य आमतौर पर एक कथित खतरे के खिलाफ सहयोग करके संतुलन बनाते हैं, लेकिन बहुत कमजोर राज्यों में अपनी सुरक्षा की रक्षा के लिए बढ़ते खतरे के साथ बैंड विघन की संभावना अधिक हो जाती है। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को यथास्थिति के संरक्षक के रूप में परिभाषित किया था? बारल लेवी ने, कार्ल लोवेंस्टीन ने, वाल्टर लिपमैन ने, लीलैंड एम गुडरिच ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वाल्टर लिपमैन ने। वाल्टर लिपमैन ने सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को यथार्थ संरक्षक के रूप में परिभाषित किया था। सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत को यथार्थ स्थिति संरक्षक नाम दिया था वाल्टर लिपमैन ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, सूची 1 और सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है।
एक तरफ संधि का नाम दे रखा है, दूसरी तरफ संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे उनकी वर्ष दे रखी हैं। तो ये दे रखा है न्यूक्लियर ऑन प्रोलिफरेशन संधि। न्यूक्लियर ऑन प्रोलिफरेशन संधि है वो 1968 में हुई थी। तो ए का हो जाएगा 2। ए का क्या हो जाएगा दोस्तों 2। और स्ट्रेटजिक आर्म्स लेमिनेशन संधि है, संधि 1 वो है 1972 में हुई थी। 1972 में हुई थी। तो बी का हो जाएगा 3। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स संधि है वो 1987 में हुई थी। 1987 में हुई थी। तो सी का हो जाएगा दोस्तों 4। और स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन संधि है वो 2002 में हुई थी। तो डी का हो जाएगा 1। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 3 4 1। अब 2 3 4 1 कौन से ऑप्शन में दे रखी है दोस्तों वो देखना है। और 2 3 4 1 दे रखी है 2 3 4 1 पहले ही ऑप्शन में दे रखी ए में। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। न्यूक्लियर ऑन प्रोलिफरेशन संधि है 1968 में। स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन संधि है 1972 में। इंटरमीडिएट न्यूक्लियर फोर्स संधि है 1987 में। स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन संधि है वो 2000 में। आपका अगला सवाल है दोस्तों, निम्नांकित विचारकों में से किसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पॉप कहा जाता है? एनसी मार्गेंथाउ को, E.H. कार को, फ्रांसिस फाकुयामा को, सैमुअल पी हंटिंगटन को। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एनजे मार्गेंथाउ को। मार्गेंथाउ को अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पॉप कहा जाता है। हेनसे मार्गेंथाउ 20वीं सदी के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्याय में अग्रणी विद्वानों में से एक थे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के अध्ययन में ऐतिहासिक योगदान दिया। उनकी पुस्तक राष्ट्रों के बीच राजनीति पॉलिटिक्स एमोंग नेशंस 1948 में लिखी थी, जिसका इस पुस्तक का पहली बार प्रकाशित हुई थी 1948 में। तो हेंस जे मार्गेंथाउ अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पॉप कहा जाता है। मार्गेंथाउ का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को केवल राष्ट्रीय हित के संदर्भ में ही समझा जा सकता है, जिसे शक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। यथार्थवादी दृष्टिकोण से उन इकाइयों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी राज्य में मुख्य कार्यकर्ता हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन से विचारक का विश्लेषण शीत युद्ध से निकटता से जुड़ा था? शीत युद्ध की निकटता से जुड़ा था तथा यह मानता है कि द्विध्रुवीयता अधिक स्थिर होती है और बहुध्रुवीयता की तुलना में शांति और सुरक्षा की बेहतर गारंटी प्रदान करती है। केनेथ बाल्टज ने, जोसेफ नाई ने, पाल कुर्गमेन ने, कोरेलिन मर्चेंट ने। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, केनेथ बाल्टज ने। केनेथ बाल्टज नव यथार्थवादी व संरचनात्मक यथार्थवाद के मूल संस्थापकों में से एक थे। बाद में वे रक्षात्मक नव यथार्थवाद के साथ जुड़ गए थे। बाल्टज का मानना था कि द्विध्रुवीयता अधिक स्थिर होती है और बहुध्रुवीयता की तुलना में शांति और सुरक्षा की बेहतर गारंटी प्रदान करती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से अध्येता निर्णय निर्माण उपागम में व्यक्तित्व कारक के अध्ययन से संबंधित हैं? अलेक्जेंडर एल्जार्च, लेस्टर मिलवर्ट, मार्गेट हरमान। आपके कूट दे रखे हैं, सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1 2 और 3। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 और तीनों ही हैं।
वो निर्णय निर्माण उपागम में व्यक्तित्व कारक के अध्ययन के संबंधित हैं। अलेक्जेंडर एल जॉर्ज भी हैं, लेस्टर मिलबर्थ भी हैं, मार्गरेट हरमान भी हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में खेल सिद्धांत की आलोचना की थी? खेल सिद्धांत की आलोचना किसने अपनी पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में की थी? मार्टिन सुविक, ऑस्कर मोर्गेनस्टर्न, जेम्स एन रोजेन्नाउ, थॉमस सीलिंग। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, थॉमस सीलिंग ने। थॉमस सीलिंग ने अपनी पुस्तक द स्ट्रेटजी ऑन कॉन्फ्लिक्ट में खेल सिद्धांत की आलोचना की थी। खेल सिद्धांत का प्रयोग मूलतः गणित में किया गया 1940 के दशक में प्रयोग था, जबकि खेल सिद्धांत का राजनीतिक विज्ञान में प्रयोग 1960 में किया गया था। खेल सिद्धांत को रोपली बनाने का श्रेय वान न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गेनस्टर्न को दिया जाता है। इनकी रचना थ्योरी ऑफ गेम्स एंड इकोनॉमिक्स बिहेवियर 1944 में लिखी थी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में खेल सिद्धांत का प्रयोग करने का श्रेय मार्टिन कापलान, विलियम राइकर और टॉमस रोलिंग को जाता है, जबकि थॉमस सीलिंग ने खेल सिद्धांत की आलोचना की थी। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा उपागम परंपरागत खेल सिद्धांत का विस्तार है? निर्णय निर्माण सिद्धांत, सौदेबाजी का सिद्धांत, संचार सिद्धांत, विकास सिद्धांत। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सौदेबाजी का सिद्धांत। सौदेबाजी का सिद्धांत है वो उपागम परंपरागत खेल सिद्धांत का विस्तार है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में खेल सिद्धांत का प्रयोग करने का श्रेय मार्टिन कापलान, विलियम राकर और थॉमस सेलिंग को जाता है। खेल में सदैव भुगतान करना होता है। टॉमस सेलिंग ने मिश्रित अवधारणा के खेल को सौदेबाजी खेल की संज्ञा दी। सौदेबाजी खेल सिद्धांत का ही विस्तारित रूप है। सौदेबाजी खेल का सिद्धांत के अन्य विचारक जेएफ नेस और रोजर फिशर भी हैं। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रकार्यात्मक समाजशास्त्रीय उपागम में संबंधित है? किस विचारक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रकार्यात्मक समाजशास्त्रीय उपागम दिया था? ओरन यंग ने, डेविड मित्रेनी ने, जेम्स एन रोजेनाउ ने, आर्थर ली बर्न्स ने। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, डेविड मित्रेनी ने। डेविड मित्रेनी ने प्रकार्यात्मक समाजशास्त्रीय उपागम दिया था। आपका अगला सवाल है, कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन ए है, अलेक्जेंडर बेंट का यह मानना है कि राज्य की पहचान उसके हितों को बताती है। कारण दे रखे हैं, वह राज्य की सामाजिक और समष्टिगत पहचान के बीच का अंतर है। तो आपका ऑप्शन दे रखे हैं, ए सत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो आपका ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित कथनों पर विचार करना है दोस्तों। निर्भरता सिद्धांतकारों ने यह तर्क दिया है कि केंद्र, कोर और परिधीय समाजों में अविभाज्य समाजों में प्रमुख वर्ग के हितों के बीच शोषण गठबंधनों ने औद्योगिकरण से उत्तरवर्ती को रोका। ये कथन सही है दोस्तों।
उनका मानना था कि पर्यायी औद्योगिक विकास के लिए पूंजीवादी विश्व व्यवस्था में अलगाव महत्वपूर्ण था। ये भी सही है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सही हैं। आपका अगला सवाल दे, निम्नलिखित में से कौन से अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता की अवधारणा के उपागम या आयाम हैं? अत्याचार का विरोध, राष्ट्रों को अपने हितों को समायोजित करने के तरीकों और साधनों पर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। कि अत्याचार का विरोध भी करना चाहिए, राष्ट्रों को अपने हितों को न्यायोचित करने के तरीकों और साधनों पर पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए, राष्ट्रों को नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों। सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची 1 में दे रखे हैं यथार्थवाद का प्रकार दे रखे हैं, सूची सेकंड दे रखे हैं विचारक, किसने कौन सा यथार्थवाद दिया है। तो परंपरागत यथार्थवाद है वो किसने दिया है दोस्तों? जो परंपरागत यथार्थवाद है वो किसने दिया है, उसको मिलाना है। तो परंपरागत यथार्थवाद है वो थ्यूसिडाइडस ने दिया है। तो एक का हो जाएगा एक, एक का हो जाएगा एक। और संरचनात्मक यथार्थवाद है वो जॉन मर्साइमर ने दिया है, तो बी का हो जाएगा 2। नव परंपरागत यथार्थवाद है वो फरीद जकारिया ने दिया था। नव परंपरागत यथार्थवाद फरीद जकारिया ने दिया था, तो सी का हो जाएगा 4। तार्किक विकल्प यथार्थवाद है वो जोसेफ एम ग्रीको ने दिया था, तो डी का हो जाएगा 3। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1, 2, 4, 3। अब 1, 2, 4, 3 कौन से ऑप्शन में है दोस्तों वो देखना है। 1, 2, 4, 3। अब 1, 2, 4, 3 दे रखे हैं आपके ऑप्शन बी में, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4, 3। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित विद्वानों में से किसने उपव्यवस्था के लिए आंशिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया था, शब्दावली को प्रधानता दी थी? स्टैनले हॉफमैन ने, मार्टिन कापलान ने, चार्ल्स मैक्क्लेलैंड ने, जॉर्ज लिस्का ने। आपका सही जवाब होगा स्टैनले हॉफमैन ने। स्टैनले हॉफमैन ने आंशिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्दावली का प्रयोग किया था। हॉफमैन ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन को बहुत प्रभावित किया। उनको अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वैज्ञानिक सिद्धांत की प्रवृत्ति पसंद नहीं थी। हॉफमैन ने उपव्यवस्था के लिए आंशिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था शब्दावली का प्रधानता दी थी। आपका अगला सवाल है, निम्नांकित में से कौन सा प्रतिमान चीन सहित प्रमुख ईसाई देशों में वर्तमान निश्चित विनिमय दर और निर्यात नेतृत्व विकास प्रतिमान के रूप में जाना जाता है? ब्रेटन वुड्स फर्स्ट, ब्रेटन वुड्स सेकंड, ब्रेटन वुड्स थर्ड, ब्रेटन वुड्स फोर्थ। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ब्रेटन वुड्स सेकंड। ब्रेटन वुड्स सेकंड को चीन सहित कुछ एशियाई देशों में वर्तमान निश्चित विनिमय दर और निर्यात नेतृत्व विकास प्रतिमान के रूप में जाना जाता है। बीसवीं सदी के पूर्वार्ध में प्रभावी वैश्विक शासन तंत्र के अभाव में विखंडन, आर्थिक कठिनाई और ध्रुवीकरण की अनियंत्रित ताकतों ने 2 विनाशकारी विश्व युद्धों को जन्म दिया था। इसे फिर से रोकने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया भर के देश ब्रेटन वुड्स और अन्य ऐतिहासिक सम्मेलनों में
वैश्विक शासन की नई प्रणाली का निर्माण करने के लिए साथ आए जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देगी। कोविड-19 से उभरने के बाद वैश्विक शासन पर पुनर्विचार करने और बहुपक्षीय संस्थानों को बनाने के लिए लंबे समय से लंबित ब्रिटेन वुड्स थर्ड सेकंड क्षण के लिए एक अनूठा अवसर है जो हमारी महामारी के बाद की दुनिया की वास्तविकता को बेहतर ढंग से दर्शाते हैं। चीन मौजूदा संस्थानों के अद्यतन और सुदृढ़ीकरण का समर्थन करके नेतृत्व करने में मदद कर सकता है। एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को ग्लोबल बैंक में तब्दील किया जाना चाहिए। जो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है उसको ग्लोबल बैंक के नाम से किया जाना चाहिए, उसका नामकरण ग्लोबल बैंक के नाम से किया जाना चाहिए, यह भी कहा गया था। आपका अगला सवाल है, आपके कथन और कारण दे रखे हैं दोस्तों। कथन दे रखा है, पुराने उत्तर दक्षिण विभाजन को समकालीन वैश्विक अर्थव्यवस्था में कम महत्वपूर्ण माना जाता है, अतः कथन ये सही है। कारण दे रखा है, वैश्विक दक्षिण दुनिया के बाजारों के साथ देशों और क्षेत्रों के एकीकरण के आधार पर अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहा है, अतः कारण भी सही है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। आपका अगला सवाल है, विकासशील देशों के बीच तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने और क्रियान्वित करने के लिए ब्यूनस आयर्स की कार्य योजना बापा 40, जिसे बापा 40 कहते हैं, निम्न में से किससे संबंधित थी? ब्रिक्स से, दक्षिण उत्तर दक्षिण संवाद से, दक्षिण दक्षिण सहयोग से, विश्व व्यापार संगठन से। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, दक्षिण दक्षिण सहयोग से। जो बापा 40 थी, ब्यूनस आयर्स की कार्य योजना बापा 40 थी, वो दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित थी। विकासशील देशों में तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ब्यूनस आयर्स में हुई एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के 40 साल पुराने होने पर इस सम्मेलन को ब्यूनस आयर्स प्लान ऑफ एक्शन 40 बापा 40 का नाम दिया गया था। इस दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित था, यह बापा 40 था, वो दक्षिण दक्षिण सहयोग से संबंधित था। सम्मेलन में होने वाली चर्चा में मुख्य मुद्दा टिकाऊ विकास के 2030 एजेंडे को लक्ष्य को पाने के लिए दक्षिण दक्षिण सहयोग की भूमिका पर हुआ था। टिकाऊ विकास के 17 लक्ष्य हैं। वैश्विक स्तर पर लोगों के जीवन स्तर को सुधारने और पृथ्वी स्तर पर जीवन को शांतिपूर्ण और खुशहाल बनाने की कार्य योजना है। आपका अगला सवाल है, सूची 1 को सूची सेकंड से मिलान करना है दोस्तों, कि सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है। सूची 1 में दे रखे हैं पर्यावरण पर मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पहल, जो पहल की गई थी उनके बारे में दिया गया है, और वर्ष दे रखी है कब कौन सी की गई थी। तो अटलांटिक संधि है, वो अटलांटिक संधि 1959 में हुई थी, तो ए का हो जाएगा 2। ए का क्या हो जाएगा 2। मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन है, वो 1972 में हुआ था, तो बी का हो जाएगा 1। ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट है, वो 1987 में हुई थी। ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 में हुई थी, तो सी का हो जाएगा 3। क्योटो प्रोटोकॉल है, वो 1997 में हुई थी, सो डी का हो जाएगा 4। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 1 3 4। 2 1 3 4। अब 2 1 3 4 कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों? वो दे रखे हैं आपके ऑप्शन सी में, 2 1 3 4। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, के अंटार्कटिका की संधि हुई थी, वो 1959 में हुई थी। मानव पर्यावरण पर संयुक्त सम्मेलन 1972 में हुआ था, और ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट 1987 में, और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में।
तो आपका सही जवाब ऑप्शन सी। आपका अगला सवाल है, आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा चलाया गया था। जो आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किसको चलाया गया था? ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म को, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम को, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच को, ऑपरेशन एंड्रयू रिंग फ्रीडम को। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑपरेशन एंड्रयू रिंग फ्रीडम को आतंक के विरुद्ध विश्वव्यापी युद्ध के भाग के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा, यूएसए के द्वारा चलाया गया अभियान था ऑपरेशन एंड्रयू रिंग फ्रीडम। एंड्रयू रिंग फ्रीडम जो अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किन कारणों पर मानवीय हस्तक्षेप उचित है? क्षेत्रीय स्थिरता, नैतिक बहुलवाद, लोकतंत्र को बढ़ावा देना, वैश्विक पारस्परिक निर्भरता। आपके सही विकल्प का चयन करना है, कौन कौन से विकल्प सही हैं। तो आपको बताना है कि मानवीय हस्तक्षेप उचित क्यों था। क्षेत्रीय स्थिरता थी, ये सही है दोस्तों। नैतिक बहुलवाद था, ये नहीं है, नैतिक बहुलवाद नहीं था। क्षेत्रीय स्थिरता थी, लोकतंत्र को बढ़ावा देना था, ये सही है दोस्तों। वैश्विक पारस्परिक निर्भरता थी, ये 4 सही है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1 3 4। 1 3 4 दे रखे हैं बी में, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। आपका सवाल अगला सवाल है, मेडेलिन के अल्ब्राइट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका है प्रथम, अंतिम और एकमात्र महाशक्ति, सौम्य प्राधान्य, अपरिहार्य राष्ट्र, एकमात्र फौजदार। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अपरिहार्य राष्ट्र। मेडेलिन के अल्ब्राइट ने संयुक्त राज्य अमेरिका को अपरिहार्य राष्ट्र कहा था। अपरिहार्य राष्ट्र कहा था। 1998 के इराक अभियान के संदर्भ में अल्ब्राइट ने एक औचित्य व्यक्त करते हुए कहा, अगर हमें बल प्रयोग करना है तो यह इसलिए है क्योंकि हम अमेरिका है। हम अमेरिका हैं, हम अपरिहार्य राष्ट्र हैं, हम बड़े हैं, हम अन्य देशों की तुलना में आगे दिखते हैं। अल्ब्राइट एक अमेरिकी राजनीतिक और राजनयिक हैं जिन्होंने 1997 से 2001 तक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के अधीन संयुक्त राज्य अमेरिका के 64वें सचिव के रूप में कार्य किया था। यह अमेरिकी इतिहास में पहली महिला विदेश मंत्री थी। मेडेलिन के अल्ब्राइट थी और अमेरिका के इतिहास में पहली विदेश मंत्री महिला थी जो बिल क्लिंटन के 64वें सचिव के रूप में कार्यरत थी। उन्होंने अमेरिका को अपरिहार्य राष्ट्र के रूप में कहा था। आपका अगला सवाल है, बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक क्षेत्र में ट्रीस्ट तक यूरोपीय महाद्वीप में एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी गई है। यह कथन किसका है? डेविड ट्रूमैन का, जॉन फोस्टर डलेस का, विंस्टन चर्चिल का, बर्नार्ड एम बरूच का। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, विंस्टन चर्चिल का। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि बाल्टिक क्षेत्र में स्टेटिन से लेकर एड्रियाटिक क्षेत्र में ट्रीस्ट तक महाद्वीप में एक फौलादी दीवार खड़ी कर दी गई है। यह कथन विंस्टन चर्चिल ने कहा था। विंस्टन चर्चिल 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन नामक स्थान पर वेस्टमिनिस्टर कॉलेज में ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल के भाषण से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। फुलटन भाषण से शीत युद्ध की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों क्वेश्चन आता है कि शीत युद्ध की शुरुआत कब से मानी जाती है? शीत युद्ध की शुरुआत
5 मार्च 1946 के फुलटन भाषण से मानी जाती है। फुलटन या मिसौरी भाषण से मानी जाती है। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। और प्रीवियस वीडियो देखने के लिए आपकी स्क्रीन पर जो वीडियो दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करें और प्रीवियस वीडियो देखें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।